ये तस्वीरें ईरान की है। आज से करीब 40-45 साल पहले की। कुछ ही वक्त पहले ये देश इतना मॉडर्न हुआ करता था कि वहां के लड़के लड़कियां आज के पेरिस, बार्सिलोना, लंदन, यूरोपियन या अमेरिकन कल्चर को भी पीछे छोड़ देते थे। ये लोग इतने मॉडर्न थे। लेकिन महज कुछ ही समय में वेस्टर्न सभ्यता की ओर भागता हुआ एक मॉडर्न देश दुनिया के सबसे कट्टर मुल्क में कैसे बदल गया। जिस अमेरिका को ईरान अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, वो रातों रात अमेरिका का दुश्मन कैसे बन गया। और आज ये देश ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से खत्म होने की दहलीज पर कैसे आ खड़ा हो गया है। जानेंगे आज के द नॉलेज के इस एक वीडियो में ईरान की पूरी कहानी को, और जिसे पूरा देखने के बाद आपको ईरान की इंफॉर्मेशन के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहां पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। ये है ईरान, जियोग्राफिकली दुनिया के सबसे पॉज और इंपोर्टेंट लोकेशन पर। दुनिया की शायद ही कोई सुपर पावर होगी जिसके साथ ईरान का डायरेक्ट टकराव ना हुआ हो, चाहे वो रोमन्स हो, अरब हो, मंगोल्स हो, तुर्क हो, रशियन हो या ब्रिटिश हो। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले करीब 500 सालों से ईरान इन्हीं बॉर्डर्स पर यथावत दुनिया के नक्शे में मौजूद है। हर एक सुपर पावर ने ईरान को जीतने की कोशिश की है, क्योंकि उसका लोकेशन, स्ट्रेटेजी और उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन ही ऐसी है। यही वो कंट्री है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। ईरान एक पश्चिमी एशिया का पहाड़ी और सूखा देश है। ये एशिया का चौथा सबसे बड़ा देश और मिडल ईस्ट का सऊदी अरेबिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जमीन ज्यादातर बंजर, उच्च घाटियों वाली और पहाड़ी रेगिस्तान वाली है, और यहाँ की मुख्य पर्वत श्रृंखला जैग्रोस पर्वत है। लेकिन इसका जियोग्राफिकल लोकेशन और तेल के कुएं सदियों से एम्पायर्स को आकर्षित करते आए हैं। हिस्ट्री ऑफ ईरान। दोस्तों, ईरान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेस पर्शियन एम्पायर है, जिसकी बॉर्डर भारत के पड़ोस से लेकर ग्रीस तक फैली हुई थी। यह इतना विशाल देश था, और पर्शियन महान किंग साइरस के अंडर में यह देश सबसे उन्नत सभ्यता हुआ करता था। ईरान में कई ऐसे साइट्स मिले हैं जो 3000 बिफोर क्राइस्ट से वहां पर इंसानी मौजूदगी को बयां करते हैं। और 2000 बीसी के दौरान ईरान के इलाकों में मीडियन ट्राइब, पर्शियन ट्राइब्स और पार्थियन ट्राइब्स रहती थी। लेकिन करीब 700 बिफोर क्राइस्ट के दौरान इस विस्तार में मीडियन ट्राइब्स बढ़ गई। उन लोगों का प्रभुत्व होने लगा और जिन्होंने यहाँ पर मीडियन एम्पायर की नींव रखी। और करीब 615 बिफोर क्राइस्ट तक मीडियन एम्पायर ने वर्तमान के ईरान के विस्तार पर पूरा कंट्रोल बना दिया। और इसके बाद 550 बिफोर क्राइस्ट के आसपास यहां पर आता है साइरस द ग्रेट का राज। साइरस ने पर्शियन रिवॉल्ट के दौरान मीडियन एम्पायर पर कब्जा कर दिया, और इस तरह यहां साइरस के अकीमेनेड एम्पायर की शुरुआत हुई। इस अकीमेनेड एम्पायर को फर्स्ट पर्शियन एम्पायर के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद 4th बिफोर क्राइस्ट के दौरान अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अकीमेनेड एम्पायर पर आक्रमण किया, और अकीमेनेड एम्पायर के अंतिम सम्राट ड्रेलस थर्ड को हराकर इस पूरे क्षेत्र पे अलेक्जेंडर ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 244 सीई के दौरान यहां पर ससीनियन एम्पायर का राज शुरू हुआ, और इस ससीनियन एम्पायर ने अपने रूलिंग टाइम के दौरान अपना सबसे ज्यादा समय रोमन पर्शियन वॉर में ही गंवाया। ईरान पर ससीनियन एम्पायर करीब 651 सीई तक चला, और इस 7वीं शताब्दी के मध्यांतर तक ये एम्पायर थोड़ा वीक हो चुका था, जिस वजह से ईरान पर अरब आक्रमण का रास्ता खुल गया। और इस ससीनियन एम्पायर को शुरू में रसीदुन कैलिपट यानी कि खलीफा द्वारा पराजित किया गया। अब अरबों के आने से पहले यहाँ पर जो ईरानियन पर्शियन लोग थे वो ज़ोरोस्ट्रियन धर्म को फॉलो करते थे, यानी कि पारसी। लेकिन ईरान को अरबों ने इन्वेंट करने के बाद यहाँ पर इस्लाम का प्रचार होने लगा। वहां के लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया गया, और जो ना करे उन पर हाई टैक्स भी लगाए गए। ऐसे में एक बहुत बड़ा तबक्का था जो अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहता था, और ये पारसी लोग फिर वहां से पलायन हुए। वो लोग खुद को बचाने के लिए सबसे पहले खोरासाना पहाड़ों की ओर गए, और उसके बाद वो हेरमुज बंदरगाह की ओर पहुंचे। फिर वो दीव के गुजरात और उसके बाद संजान गुजरात पहुंचे, और भारत के गुजरात में इन पर्शियन लोगों को पनाह दी गई, जो सालों से भारत में दूध में शर्करा की तरह घुल मिल गए हैं। अब अरबों ने ईरान फतेह करने के बाद उन्होंने यहाँ पर 2 शताब्दी तक शासन किया, और इनके शासन के बाद यहाँ पर सेमी इंडिपेंडेंस किंगडम उभरने लगे। और इस दौरान ईरान में साहित्य, चिकित्सा, कला और विज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा उत्थान भी हुआ।
इसके बाद दोस्तों 13वीं शताब्दी में ईरान को जंगेज खान की मंगोलियन सेना का सामना करना पड़ा और कुछ इतिहासकारों के अनुसार मंगोलियन सेना ने ईरान की 1/4 आबादी को खत्म कर दिया था। इसके बाद 1370 में फिर से एक बार ईरान पर हमला हुआ और इस बार यह हमला किया था तैमूर ने। और इसके बाद तैमूर ने यहां पर तैमूरियन एम्पायर की स्थापना की जो अगले 156 सालों तक चला। और इसके बाद करीब 1501 में यहां पर सफाविद डायनेस्टी की शुरुआत हुई। पुराने ससीनियन एम्पायर की खोई हुई पहचान को इस नई सफाविद डायनेस्टी ने पुनर्स्थापित किया और यहां पर चैप्टर में आए सफाविद शाहों ने इस्लाम के सिया पंथ को यहां पर और ज्यादा प्रमोट किया। नतीजतन आधुनिक समय में ईरान दुनिया का एकमात्र आधिकारिक सिया राष्ट्र है। यह सफाविद एम्पायर दोनों तरफ से सुन्नी एम्पायरों से घिरा हुआ था, जहां पर उसकी वेस्ट में था टर्किश ऑटोमन एम्पायर और ईस्ट में मुगल एम्पायर। इसके बाद 16वीं शताब्दी के अंत तक यह सफाविद एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लगा और इसी बीच इस क्षेत्र में अफगानों की पकड़ मजबूत होने लगी और करीब 1729 में नादिर शाह ने यहां की सत्ता हथिया ली और खुद को ईरान का शासक घोषित कर लिया। लेकिन 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद यहां पर अराजकता यानी कि एनेकी की स्थिति बनी और करीब 1750 में नादिर शाह के एक सेनापति ने यहां पर, जिसका नाम था करीम शाह, उसने जांद डायनेस्टी की स्थापना करी और करीम खान की मौत के बाद इस पूरे इलाके में सत्ता की प्राप्ति के लिए अराजकता, अंदर अंदर युद्ध और गृह युद्धों की शुरुआत हो गई। और इसके बाद ईरान में आगह मोहम्मद खान का उदय हुआ, जिसने 1794 में यानी कि 18वीं शताब्दी के एंड में कजर टिनी की स्थापना की और इस एम्पायर ने 1925 तक ईरान पर राज किया। और इसी वंश के दौरान ईरान में तेल की खोज हुई। साल 1908 के दौरान ईरान में व्यावसायिक रूप से एक्सप्लोडेबल पेट्रोलियम डिपॉजिट्स पाए गए और जैसे ही यहां तेल निकला उसके तुरंत बाद इस क्षेत्र में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बीच पावर प्ले की शुरुआत हुई। हालांकि ब्रिटेन ईरान में वहां के सभी तेल को नियंत्रित करने में सफल रहा और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यहां का यानी कि ईरान का पूरा तेल ब्रिटेन के द्वारा एक्सप्लोइट किया जाता था। अब इस कजर वंश का शासन एक तख्ता पलट के रूप में समाप्त हो गया और इसी क्रम में 1925 में ईरानियन मिलिट्री ऑफिसर रेजा शाह द्वारा पहलवी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। यह पहलवी डायनेस्टी ही ईरान का अंतिम शाही राजवंश था, जिन्होंने 1925 से लेकर 1979 के बीच करीब 54 सालों तक ईरान पर राज किया। साल 1935 में यहाँ के शासकों ने ईरान को पर्शिया के बदले ईरान के रूप में संबोधित करना शुरू कर दिया। अब आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रेजा शाह यानी कि ईरान के शासक और ब्रिटेन के बीच संबंध बिगड़ने लगे और 1941 में ईरान के एंग्लो सोवियत आक्रमण के बाद रेजा शाह को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया जाने लगा और उनके उत्तराधिकारी बने उनके 21 वर्षीय बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी, जो इस डायनेस्टी के अंतिम शाह भी थे। मोहम्मद रेजा के शासन के दौरान इस देश में डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिला और बाद में 1951 में इनको ही देश का प्राइम मिनिस्टर चुना गया और इन्होंने ईरान में मौजूद सभी ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया और इस वजह से यहां पर ब्रिटेन की मोनोपोली खतरे में पड़ गई और इसी वजह से 1953 में ईरानी तख्ता पलट की वजह से इन्हें शासन से हटा दिया गया, जो कि एक एंग्लो अमेरिकन सीक्रेट ऑपरेशन था। इस घटना के बाद शाह मोहम्मद रिजा पहलवी ने पावर को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया और करीब एक दशक तक अमेरिका और कुछ विदेशी सरकारों के घनिष्ठ संबंध में रहा और साल 1963 में मोहम्मद रेजा ने ईरान में रिफॉर्म लाना शुरू कर दिया, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी रिफॉर्म से यह देश मॉडर्नाइज होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अगले दशक में हाई एजुकेशनल ग्रोथ, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ और रैपिड अर्बनाइजेशन देखने को मिला। और इन सब रिफॉर्म्स के कारण मोहम्मद रेजा की छवि वेस्टर्न कल्चर के प्रमोटर के रूप में यहां पर उभरने लगी। अब इन सब के बीच आयतुल्ला रुहुल्लाह खमेनी, जो ईरान के ही थे, वो ईरान सरकार के इन रिफॉर्म्स से खुश नहीं थे और सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से शाह की निंदा कर रहे थे और इस कार्य के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और साल 1964 में जब उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया तो उन्हें देश निकाला दे दिया गया। इसके बाद 1973 के बाद ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से इस देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने लगी।
1977 या 8 के बाद बेरोजगारी की वजह से लोग सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनों के बाद मोहम्मद रिजा अमेरिका भाग गए और इसी दौरान फरवरी 1979 के रोज फ्रांस में निर्वासित जीवन बिताने वाले धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी ईरान वापस लौटे और इस ईरानियन रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया, जिस रिवॉल्यूशन ने तत्कालीन मॉडर्न शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया और ईरान के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट की दशा और दिशा बदल दी। और इसके बाद ही इस क्रांति के साथ आयतुल्ला खुमैनी ईरान के सबसे बड़े लीडर बन गए। साल 1979 में यहां पर संविधान बनाया गया और जिसमें शाह मोहम्मद रिजा पहलवी और उसकी वेस्टर्न सेक्युलर पॉलिसी को इस इस्लामिक रेवोल्यूशन के द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया और इसके साथ ही यहाँ की हजारों वर्ष पुरानी मोनार्की पर एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना हुई और यहाँ का संविधान जनमत संग्रह के द्वारा अपनाया गया। ईरान का यह संविधान मुख्य रूप से 2 पिलर पर आधारित है, जिनमें एक है रिपब्लिकन यानी कि गणतांत्रिक और दूसरा है रिलीजियस। इस देश का प्रमुख एक शिया मौलवी होता है जिसे वहां का इस्लामिक सुप्रीमियम लीडर माना जाता है और असेंबली एक्सपर्ट्स के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि इस देश की पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो इसका रिपब्लिकन पिलर का या स्तंभ का पार्ट है। अब इस देश में इस्लामिक रिपब्लिक्स की स्थापना के बाद यहां पर 2 सुप्रीम लीडर रहे हैं, जिनमें पहले लीडर थे आयतुल्ला रोहेल्ला खमैनी, जो यहां पर 1979 से लेकर 1989 तक सत्ता में बने रहे और उनके बाद बने 1989 से यहां के सर्वेसर्वा अली खमैनी, जिनका कुछ ही दिन पहले अमेरिकी और इजरायली अटैक में निधन हो गया। और अब तक इस देश की दौर अली खमैनी ने ही संभाल रखी थी, जो यहां पर मिलिट्री, जुडिशरी, स्टेट मीडिया और काउंसिल सबको नियंत्रित करते थे। और इतने सालों से इन्होंने अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों से लोहा ले रखा था। अमेरिका के कारण लगभग पूरी दुनिया ने ईरान पर सैंक्शन लगाए थे और खमैनी साहब इतने सालों से अमेरिका से लड़ने के लिए ही ताकत और हथियार जुटा रहे थे। और आज ईरान युद्ध की दहलीज पर खड़ा है और जब युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत में ही अली खमैनी साहब का निधन हो गया। अब देखना यह है कि ईरान के उत्तरीम शासक इस युद्ध को कहां तक ले जाते हैं। आने वाले कुछ दिनों, महीनों या भविष्य में ईरान का क्या हाल होता है। अगर आपको ईरान की हिस्ट्री की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में उसका टाइटल जरूर दें, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और बने रहे द नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।